Dear students, this is Dr. Sudhanshu. I welcome you all for the class of political science. Today we will discuss the Greek political thought, in which we will discuss the most ancient political thinker Plato. आप सभी का स्वागत है राजनीति विज्ञान के क्लास में। आज हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट को शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लेटो, जो एक प्राचीन एक एंशिएंट थिंकर हैं और पूरे यूरोपियन थॉट में सबसे महान राजनीतिक विज्ञान में से एक हैं। जब हम किसी थिंकर को पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ सिर्फ उसके विचारों को ना पढ़ के उसकी देश काल परिस्थिति, जो टाइमलाइन है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन को भी जानना जरूरी होता है और उसी के अनुसार हम उनके वाक्यों के, उनके विचारों का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि उनके जो कथन है उसका मतलब क्या निकल रहा है। क्योंकि प्लेटो जैसे प्राचीन जो राजनीतिक चिंतक है, इनके जो कथन होते हैं, इनके जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, फिलॉसफी और जो थ्योरीज होती हैं, इसके इंटरप्रिटेशन कई होते हैं। अलग अलग जो मॉडर्न जो विचारक होते हैं वो प्लेटो को अलग अलग तरीके से देखते हैं, या किसी भी प्राचीन जो राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं उनको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उनका जीवन काल किस समय में है, वो उनकी राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं और सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं। इन चीजों को हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटो का जन्म एथेंस में होता है, जो एथेंस आज के समय में ग्रीस का पार्ट है। ग्रीस आज मॉडर्न समय में हम उसको जानते हैं ग्रीस। 427 या 428 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले 427-28 साल पहले, क्योंकि इसमें विद्वानों को मतभेद है, एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया जा सकता। इसके बाद ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा होते हैं, कुलीन फैमिली जिसको हम हिंदी में कहते हैं। कुलीन तंत्र में उनके पिताजी और उनकी फैमिली के लोग राजा के जो सिस्टम था मंत्रियों में से शामिल हुआ करते थे, इसलिए एक रिच फैमिली के व्यक्ति थे। इनका ओरिजिनल नाम एरिस्टोकेल्स था। जैसा कि हम जानते हैं इनको फेमस होते हैं अपने निक नेम से, जिसको हम कहते हैं प्लेटो। प्लेटो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रॉड सोल्जर वाले थे, इनके कंधे चौड़े थे, माथे चौड़े थे और बहुत अच्छी वेल बिल्ड थी, तो इसलिए इनको प्लेटो, जिसका ग्रीक में मतलब होता है ब्रॉड, चौड़ा, इसलिए उनको हम प्लेटो के नाम से जानते हैं। यूजुअली हम फेमस उसी नाम से हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम एरिस्टोटेलेस है। इसके बाद हम जब देख रहे हैं कि वो किस परिस्थिति में पैदा हो रहे हैं, उस समय का ग्रीस आज के ग्रीस से अलग था। उस समय का ग्रीस जो था वो नगर राज्य की तरह था, वो एक टोटल ग्रीस की तरह ना होके अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से एक एथेंस भी था, स्पार्टा था, एटिग्रा था। इस तरह के तमाम छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जिनकी जनसंख्या काफी कम हुआ करती थी और वो नगर राज्य अपने आप में सॉवरन या संप्रभु हुआ करते थे। लेकिन उसी समय पेलोपोनेसियन वॉर जो है वो हुआ कर रही थी और लगातार वॉर में जो स्पार्टा के अगेंस्ट में एथेंस के वॉर थे, उसमें ये देख रहे हैं कि राज्य की क्या भूमिका होती है। एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में वो सुक्रेटिस के कांटेक्ट में आते हैं, जिसको हम हिंदी में सुकरात कहते हैं। और सुकरात एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, हर एक क्षेत्र में उनके पास ज्ञान था, चाहे जीव विज्ञान हो या बायोलॉजी हो या इसी तरह से फिलॉसफी जिसको हम दर्शन कहते हैं, दर्शन में भी उनको काफी ज्ञान था। मैथमेटिक्स जिसको हम गणित कहते हैं, गणित में भी उनके पास काफी ज्ञान था। और राज्य और राजनीति विज्ञान के बारे में भी उनके पास काफी ज्ञान था। उसी से इंप्रेस होके, इंस्पायर होके प्लेटो उनके कह सकते हैं शिष्य बन जाते हैं और तमाम सारे लोग उनके शिष्य बन जाते हैं। अब ये उनके जीवन पे, प्लेटो के जीवन पे सुकरात का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसको आप देख सकते हैं कि पूरी जो राइटिंग्स हैं, जो इनका वर्क है, चाहे वो किताबें रिपब्लिक हो, लॉज हो, स्टेटमेंट हो,
इसमें सुकरात के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होते हैं। विदाउट नोइंग सुकरात ये मुश्किल होगा इनको समझना। इसके बाद आप देखते हैं सुकरात के जब डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु के उपरांत ये मेग्रा चले जाते हैं और वहां पे जाके इलेक्टिक फिलॉसफी, जिसको हम दर्शन कहते हैं, वो सीखते हैं और यूक्लिड के शिष्य बन जाते हैं। यूक्लिड से काफी कुछ इन्होंने सीखा है, जो अपना उनका दर्शन है प्लेटो का, जिसमें ज्ञान की एक जो नॉलेज है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इसके लिए यूक्लिड है। बाद में ये एथेंस अपना जो नगर है अपने राज्य में लौट के आते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया वहां की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। एक तो ये छोटे राज्य हैं जिसको हम नगर राज्य कह रहे हैं, और ऊपर से ये कमजोर हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं। तो इस नगर राज्य में क्या क्या बुराइयां हैं, किस तरह से उसको डील करना चाहिए, इन सब चीजों पे ये सोचना शुरू करते हैं। और इसको सोचने के लिए जैसा हमने बताया कि सुकरात से वो नॉलेज या ज्ञान के ऊपर काफी काम करते हैं। तो राज्य में नॉलेज का क्या रोल होगा, किस तरह से राज्य और नॉलेज एक साथ मिलकर काम करेंगे, उसके लिए कहते हैं वो जब एथेंस लौट के आते हैं 387 बीसी में, तो एक एकेडमी खोलते हैं। एकेडमी मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो ज्ञान को देगा, और उस एकेडमी में ये उसका नाम एकेडमी रखते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, और आगे पढ़ाते हैं। कुछ दिनों बाद ये बाकी चीजों को देखने के लिए एक आइडियल स्टेट किस तरह से हो, एक आदर्श राज्य जिसे हम कहते हैं, वो आदर्श राज्य किस लिए हो। 367 से 361 बीसी तक ये सेरेकस में भी रहते हैं। वहां पे एक आदर्श राज्य की भूमिका किस तरह से हो, आदर्श राज्य किस तरह से बनाया जाए और इसमें लोगों का क्या रोल हो, ये चीजें देखने के लिए वो वहां पे विजिट करते हैं। इसके बाद ये फिर वापस आते हैं एकेडमी में, जो एथेंस में खोली थी इन्होंने। एथेंस के एकेडमी में आने के बाद अब ये वहां पे अलग अलग विषय पढ़ाना शुरू करते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉमी जो है खगोल विद्या, बायोलॉजी जीव विज्ञान, पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी दर्शन, और स्पेशल एम्फेसिस जो होता है वो मैथमेटिक्स पे होता है। क्योंकि ये कहते उस समय तक बहुत स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो नहीं होते थे, ये मेजर सब्जेक्ट हुआ करते थे जिनके थ्रू वो चाहते थे कि आदर्श नागरिक और आदर्श राज्य आइडियल स्टेट बने। उस आइडियल स्टेट की डेफिनेशन बाद में हम देंगे, उनके जो पॉलिटिकल थॉट्स आते हैं उसमें वो आइडियल स्टेट को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता था मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते थे कि उनके जो गेट था, एकेडमी का जो गेट था, उस पे ही साफ साफ लिखा था, जैसे इसमें दोज हैविंग नो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स नीड नॉट एंटर हियर। इसका मतलब जिनके पास मैथमेटिक्स या गणित की नॉलेज नहीं है उनका इस कैंपस के अंदर, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर स्वागत नहीं है, वो ना एंटर करें इसके अंदर। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ वो जो है पोएट्री आर्ट इसके खिलाफ भी हैं, जो कहते हैं वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, वो आइडियल स्टेट में बाधा बनाते हैं। आइडियल स्टेट में जो है वो आगे नहीं बढ़ा के उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं। अब एकेडमी में वो एजुकेशन सिस्टम पे काम करते हैं तमाम तरह के, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें उनकी थ्योरीज जनरेट हो रही हैं, चाहे वो जस्टिस पे हो, चाहे ड्यूटीज पे हो, चाहे वो स्टेट हो, और इसके बाद वो जो एजुकेशन सिस्टम है किस तरह से होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम क्यों होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को वो पूरे स्टेट की बिल्डिंग के लिए मानते हैं कि वो जरूरी है, और एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल राज्य का होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। उस समय वो बात करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि उनके जो दर्शन है, उनका जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है, जो नींव रखी जाती है उनकी, वो जैसा हम पहले बता चुके हैं कि सुकरात से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। सुकरात प्लेटो की तरह किसी अमीर घर के नहीं थे, वो एक गरीब घर के व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ज्ञानी थे। हर एक क्षेत्र में उनके पास ज्ञान था, और जिन क्षेत्रों